अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। और आज हम लोग देखने वाले चक्रवात का पार्ट 2। कल हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कंप्लीट कर लिया था। आज हमने देखना है शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात क्या होते हैं ये हमें आज कवर अप करना है, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा होगा, शीतोष्ण चक्रवात यानी कि ऐसे चक्रवात जो शीतोष्ण वाले इलाके में आते हैं। अच्छा, ये शीतोष्ण का इलाका कौन सा होता है? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, कल किस किस को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अच्छे से समझ आ गए थे? जिन्हें जिसको समझ आ गया था कमेंट में यस लिख दो और एक प्यारा सा लाइक करके शेयर भी कर दो। आज शीतोष्ण चक्रवात देखने। शीतोष्ण चक्रवात उस इलाके में आते हैं जो उष्ण कटिबंधीय से ऊपर होता है, 23.5 डिग्री से अबव एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से अबव, यानी कि इस इलाके में जो ध्रुव से नीचे हो, ये वाला इलाका हमारा ध्रुवीय इलाका होता है। तो इससे नीचे वाला जो भी ये इलाका होगा ये शीतोष्ण इलाका कहलाएगा। ये पूरा हमारा कौन सा इलाका कहलाएगा? शीतोष्ण इलाका कहलाता है। 23.5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री या 55 डिग्री के आसपास का ये इलाका रहेगा आपका शीतोष्ण इलाका। अब इन इलाकों में जो भी चक्रवात आएंगे उन्हें हम लोग नाम देंगे शीतोष्ण चक्रवात। मैंने आपको कहा था कि मैं इसके जो नोट्स है बाद में प्रिपेयर करवाऊंगी, पहले आपको इसमें बस समझने पर फोकस करना है, ठीक है। आज हम लोग समझते हैं कि शीतोष्ण चक्रवात आते कैसे हैं। मैंने एक वर्ड इससे पहले आपको पढ़ाया था वायु के चैप्टर में, वाताग्र। जिस जिस बच्चों को याद है जल्दी से कमेंट में बताओ वाताग्र। आप लोगों को याद होगा वाताग्र के बारे में। मैंने कहा था कि इस वाताग्र वर्ड को याद रखना है, क्योंकि ये मैंने पछुआ पवने में और पूर्वा पवने में पढ़ाया था। क्योंकि ये वाताग्र ही इसके लिए जिम्मेदार कारक है। वाताग्र क्या होता है? आपको मैंने एक चीज बताई थी, पछुआ पवने। पछुआ पवने कहाँ चलती है? पछुआ पवने शीतोष्ण वाले इलाके में चलती है। जो शीतोष्ण का इलाका है यहाँ पर को कैसी पवने चलती हैं? पछुआ पवने। पछुआ पवने का मतलब क्या होता है? ऐसी पवने जो पश्चिम से आती हो, ऐसी पवने जो पश्चिम से आती हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पछुआ पवने कहते हैं। तो ये पछुआ पवने और वाताग्र का क्या रिलेशन है? देखो, जो ये वाताग्र होता है ना, वाताग्र ऐसी स्थिति होती है जहां पर दो अलग अलग वायु राशियां मिलती है। मतलब कि वायु का भी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ठंडी वायु, गर्म वायु। जिस भी इलाके में ठंडी और गर्म वायु मिलेगी उसे वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र किसे कहते हैं? जिस इलाके में ठंडी और गर्म वायु मिलती है उसको वाताग्र कहते हैं। तो ये ऐसा इलाका है जहां पर को वाताग्र का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की वायु मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर को किस चीज का निर्माण होता है? इस यहाँ पे निर्माण होता है वाताग्र का निर्माण। कोष्ण वायु या शीतोष्ण वायु से कहते हैं शीत वायु, ठंडी और गर्म वायु, ठीक हो गया। जिस भी इलाके में ठंडी और गर्म वायु मिलती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? यस, वाताग्र कहते हैं। अब देखो कहाँ से गर्म आ रही है, ये ऊपर ध्रुवीय इलाका है। ध्रुव सभी जानते हैं सबसे ज्यादा ठंडा इलाका होता है ध्रुवों का। ध्रुवों से ठंडी हवा आ रही है और वहीं उसके नीचे क्या है? गर्म हवा आ रही है। ये मैंने आपको जो मैंने आपको सेल पढ़ाए या नहीं पढ़ाए हैं? हेडली सेल और फेरल सेल नहीं पढ़ाए तो एक बार मुझे कमेंट कर दो, वो भी मैं आपको समझा दूंगी। अब यहाँ पर देखो, ये वाताग्र मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग वायु का मिलना वाताग्र कहलाता है। और ये कौन से इलाके में मिलते हैं? शीतोष्ण इलाके में। क्यों? शीतोष्ण इलाके में कैसे मिलता है? ऊपर से ठंडी वायु आती है और नीचे से गर्म, इस वजह से यहाँ दो वायु अलग अलग मिलती है जिससे वाताग्र होता है। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर भी ना एक तरीके से हवाओं में जंग चलती है। जैसे उष्ण कटिबंधीय में जंग चल रही थी, हवा आ रही थी, भाप बन रहा था, आती जा रही थी और एक दूसरे के ऊपर उठते एक सर्पिलाकार जाल बनाती है जिससे क्या है? चक्रवात का निर्माण होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या होता है कि पहले जो ठंडी वायु आएगी वो गर्म वायु को ऊपर उठाएगी, ठंडी वायु आएगी गर्म वायु को ऊपर उठाएगी। इसी तरीके से जब ये ठंडी जो ये गर्म वायु ये भारी हो जाएगी, जो ये गर्म वायु भारी हो जाएगी ये वापिस इसके नीचे से आएगी, फिर इसको धक्का देगी, ये ठंडी वायु ऊपर चले जाएगी। मतलब ये कुछ इस तरीके का वी शेप बनाते हैं, हमेशा एक दूसरी वायु को ऊपर की तरफ धक्का देते हैं और वो ही वापिस मुड़कर दूसरी वाली वायु को धक्का देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो लोग हैं, ठीक है। पहले मेरे सामने एक लड़की, मैंने उसे धक्का दिया। अब उसको मैंने धक्का दिया, उसके ऊपर पावर आई, वो मेरे पीछे से आई, मेरे पीछे आकर मुझको धक्का दिया, फिर मैं पीछे से आकर उसको धक्का दिया। मतलब हम एक दूसरे को धक्का देते जा रहे, उठाते जा रहे। ऐसे ही करते करते क्या होता है कि वायु एक दूसरे को उठाती जाती है। ये कौन सी वायु है? ये है ठंडी और गर्म वायु। जब ठंडी वायु मजबूत होगी तो वो गर्म वायु को ऊपर उठाएगी, जैसे गर्म वायु मजबूत होगी तो उसके पीछे आएगी, ठंडी वायु को धक्का देगी। इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे को धक्का देते 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 इस प्रकार का कुछ आकार बनाते हैं और धीरे धीरे जन्म हो जाता है चक्रवात का, इस तरीके से।
इस तरीके से एक चक्रवात का निर्माण हो जाता है। और ये जो चक्रवात होता है ये वी आकार में होता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर आप समझ रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से ये चक्रवात बनता है। ये यहाँ से वायु आ रही है, बार बार धक्का दे रही है, ऊपर जा रही है, बार बार धक्का दे रही है, ऊपर जा रही है। तो इसी तरीके से क्या है, एक चक्रवात का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात। आ गया समझ में? दोनों में क्या अंतर है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जंग चल रही थी। यहाँ ठंडी और गर्म वायु के बीच में जंग चलती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, और जिससे एक क्या होता है, जाल टाइप का बन जाता है। हवाएं बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तेज हवाएं ही क्या कहलाती है, चक्रवात कहलाती है। अच्छा, अब ये जो शीतोष्ण चक्रवात होती है ये जमीन पर बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सिर्फ और सिर्फ समुद्र में होता है, उसी तरीके से जो ये शीतोष्ण चक्रवात है ये कहाँ पैदा होता है, ये होता है जमीन पर पैदा होता है। ठीक है ना? उष्ण कटिबंधीय आपका समुद्र वाले में, और शीतोष्ण कहाँ है, जमीन में। ठीक है? उष्ण कटिबंधीय बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। भले ही वो तट से आकर टकरा के खत्म हो जाता है, वो तट में नहीं आता, लेकिन बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इतनी ज्यादा उसमें पावर होती है कि वो समुन्द्र से ही जमीन के इलाके को तहस नहस कर सकता है। इतनी पावर होती है कि वो समुन्द्र में रहते हुए जमीन के इलाके को तहस नहस कर सकता है। शीतोष्ण वाला ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। अच्छा, ये खत्म कैसे होता है? क्योंकि ये देखो, जैसे ही ये वायु एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, धक्का देती है, जब एक वक्त ऐसा आता है कि एक वायु इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो आगे वाली को इतने जोर से धक्का देती है कि वो सीधे यहाँ पर मुड़ने की जगह सीधे आसमान में चले जाती है। समझ रहे हो? मतलब एक दूसरे को हम धक्का दे रहे, अब मेरे पास इतनी पावर आ गई, मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया आगे वाली को कि वो मेरे पीछे वापस आने की जगह सीधे ऊपर आसमान की तरफ को चले गए। तो इसी तरीके से एक वायु इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो दूसरी वायु को धक्का देती है, वो ऊपर चले जाती। जब दूसरी वायु ही ऊपर चलेगी तो अब इस वाली वायु को कौन धक्का देगा? जब वो मेरे सामने वाली लड़की ऊपर चलेगी तो अब मुझे धक्का कौन देगा? मैं अकेली बच गई। अब मैं अकेली तो कोई चक्रवात ला नहीं सकती हूँ, क्योंकि चक्रवात तो यहाँ दोनों हवाओं के बीच में जो जंग चल रही थी उसके वजह से हो रहा था ना। अब दूसरी वाली गई, अब मैं अकेली, तो मैं ही यहाँ पे तैरती रहती हूँ, धीरे धीरे मैं भी आसमान में जाके विलीन हो जाती हूँ, और यहाँ पे चक्रवात खत्म हो जाता है। ठीक है ना? वो जब समुन्द्र उष्णकटिबंधीय जब तक तट से नहीं टकराता है वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि तट से टकरा, और जब तट से टकराएगा तो सीधे वैसे तट वाले इलाके में तो लोग रहते हैं, जमीन है, तो बहुत खतरनाक तरीके से ये तहस नहस करता है। बट ये क्या है, यहाँ पर कोई ज्यादा ऐसी ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, जैसे एक वायु स्ट्रांग होती है वो दूसरे को आगे धकेल देती है, और फिर ये खत्म। बस इतना ही इसमें अंतर है। ठीक है? तो दोनों चक्रवात के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए हो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिख लीजिए रिपीट मैम लिख लीजिएगा, मैं कल अच्छे से रिपीट कर दूंगी। बाकी अगर आपको दोनों ही चक्रवात समझ में आ गए हैं तो यस मैम जरूर कह दीजिएगा, थंब का कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज हम लोग, अब मैं आपको नोट्स करवाती हूँ। ठीक है? अब आपको क्या करना है, सिंपली एक जगह पे लिखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरी जगह पे लिखिए शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है? और बीच में एक लाइन खींच लीजिए। जैसे हम लोग डिफरेंस लिखते हैं ना, दोनों जगह एक जगह एक वर्ड, एक जगह तो दोनों ही जगह आप नाम लिखिए। एक जगह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरी जगह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और बीच में एक लाइन खींचिए। ठीक है? जल्दी कीजिए, अपनी कॉपी में बनाइए। सबने दोनों साइड लाइन खींच ली है। अब मैं लिखवाती जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा और मैं यहाँ पे समझाती हुई जाऊंगी। ठीक है? तो पहले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में लिखिए। और मैं पहला पॉइंट क्या लिखना है कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यानी कि यह कर्क और मकर रेखा के मध्य वाले क्षेत्र में आता है। सिंपली पॉइंट लिखिए, यहाँ कर्क और मकर रेखा के मध्य में आता है। यहाँ कर्क और मकर रेखा के मध्य में आता है। अब कि जिसको कर्क रेखा मकर रेखा क्या होती है कुछ नहीं पता तो वो नहीं समझ पाएगा, इसलिए आप पहले से इस ज्योग्राफी की क्लासेस देखिए, क्योंकि मैंने सीरियस में सबको समझाया। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा है वो अब तक का इतना तो समझ गया होगा क्या पृथ्वी है, क्या रेखाएं हैं। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, आप लोग स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, तब जाके आपको सारी ज्योग्राफी आसानी से क्लियर होती रहेगी। क्योंकि ज्योग्राफी ना कॉन्सेप्टल सब्जेक्ट है, जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आपको कुछ समझ नहीं आना है। ठीक है? तो लिखिएगा, यहाँ कर्क और मकर रेखा के मध्य में आता है। यहाँ चक्रवात कर्क और मकर रेखा के मध्य में आता है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। शीतोष्ण चक्रवात कौन सा इलाके में आता है? शीतोष्ण इलाके में, यानी कि लिखिएगा यहाँ 23.5 से 45 डिग्री के मध्य में आता है, या लिख लीजिए 24 से 45 डिग्री के मध्य में आता है। यहाँ 24 डिग्री से
45 डिग्री के मध्य में आता है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ, ठीक है, दोनों ही तरफ आएंगे। यहाँ 24 से 45 डिग्री के मध्य में आता है, ठीक हो क्या, शीतोष्ण चक्रवात शीतोष्ण इलाके में आता है, 24 से 45 डिग्री के मध्य में आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या जरूरी है, सबसे पहले समुद्र की सतह का बड़ा होना, जो इसके लिए कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन नहीं पाई जाएगी तब तक ये चक्रवात नहीं आएंगे। तो उष्णकटिबंध के लिए कंडीशन लिखो जहां पर इसका आना पॉसिबल है। बृहद सतह का होना, बृहद सतह यानी कि समुद्र की बड़ी सतह का होना। जब तक अब बड़ा समुद्र नहीं होगा कहीं भी नहीं आ सकता है, छोटे मोटे समुद्र नदियों में नहीं आता है, ठीक है। तो सीधे से लॉजिक लगाइए कि बड़े समुद्र का इलाके का होना या समुद्र की बड़ी सतह का होना, नंबर 1 समुद्र की बड़ी सतह का होना, नंबर 1 समुद्र की बड़ी सतह का होना, समुद्र की बड़ी सतह का होना। और सेकेंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना। जब तक का 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होगा तब भी नहीं माना जाएगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर गुप्त संवहन ऊर्जा बनेगी। वो क्या होती है बताती हूँ। तो इसी टेम्परेचर पर ही आपका पानी गर्म होगा और वो भाप बनेगा। तो लिखना 27 डिग्री सेल्सियस का होना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय आने के पीछे रीजन क्या है। 27 डिग्री सेल्सियस का होना 26, 25, 24, 18, 19 ऐसे दे देगा तो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए ये लिखिए, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। अगर 27 डिग्री सेल्सियस से अबव जा रहा है तो सीधी सी बात है वो हाई प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, और हाई प्रेशर लो प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, वहां पे तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सीधी सी बात है ये तो हो गए, सॉरी लो प्रेशर, यस हाई प्रेशर को, हाई टेम्परेचर को क्रिएट कर रहा है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो 27 डिग्री या उससे अधिक, क्योंकि इसमें ही तापमान बहुत ज्यादा होता है और लो प्रेशर क्रिएट होता है। नंबर नेक्स्ट लिखिएगा संवहन की गुप्त ऊष्मा का होना। संवहन की गुप्त ऊष्मा का होना, ये संवहन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है, वही जो मैंने आपको समझाया था। संवहन की गुप्त ऊष्मा को होना वही जो मैंने आपको बताया था। संवहन की गुप्त ऊष्मा का मतलब है वह ऊष्मा जिसमें पानी भाप बन जाता है। ऐसी ऊष्मा जिसमें पानी भाप बन जाता है उसे संवहन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वह ऊष्मा जिसमें पानी भाप बन जाता है, ठीक है, वह ऊष्मा जिसमें पानी भाप बन जाता है उसे संवहन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका होना जरूरी है। ये क्यों होना जरूरी है कल मैंने अच्छे से समझा दिया कि बिना इसके तो आना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इन 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आने में। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी पहले अच्छे से आप वो देख लीजिए। अभी भी कह रही हूँ जब तक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे कुछ समझ नहीं आना है, ठीक है। संवहन की गुप्त ऊष्मा का होना, ठीक है, इसके लिए कंडीशन लिख ली। अब लिखिए शीतोष्ण कटिबंध के लिए क्या कंडीशन है। अब भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले क्या कंडीशन है, वाताग्र का होना। वाताग्र मतलब ठंडी और गर्म वायु का होना। ठंडी और गर्म वायु का एक दूसरे से प्रतिक्रिया करना, ठीक है। तो लिखिएगा वाताग्र का होना। जिसको वाताग्र नहीं पता है ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऐसी जगह जहाँ ठंडी और गर्म वायु मिलती है, ऐसी जगह जहाँ ठंडी और गर्म वायु का मिलन होता है, ठीक है, जहाँ ठंडी और गर्म वायु एक साथ मिलेगी उसे कहेंगे हम वाताग्र। तो शीतोष्ण कटिबंध के लिए पहला क्या है, वाताग्र का होना। वाताग्र का होना यानी ठंडी और गर्म वायु का मिलना, वाताग्र का होना। पछुआ पवनों का होना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस इलाके में पछुआ पवनें ही चलती हैं, तो यही पवनें हैं जो एक दूसरे को आगे की तरफ को धकेलती है। तो लिखना पछुआ पवनों का होना, वाताग्र एंड पछुआ पवनों का होना। पछुआ पवनें नॉर्मली होंगी, लॉजिकली बात है, बट कभी कभी सवाल पूछ देते हैं कि इस इलाके में पछुआ पवनें मिलती है। अब तुम सोचोगे मिलती है नहीं मिलती है, ये तो नॉर्मल है। पछुआ पवनें तो पूरी पृथ्वी में ही पवनें हैं, बस हमने उसे कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी जगह कौन सी पवन है, कौन से इलाके में कौन सी पवन है। व्यापारी पवन मिलती है आपको उष्ण कटिबंध में, पछुआ पवनें मिलती है आपके शीतोष्ण में। तो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि शीतोष्ण में है तो शीतोष्ण का मतलब ये पछुआ पवनों का होना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा उष्ण कटिबंधीय में यहाँ कम क्षेत्र में आता है, मतलब इसका जो क्षेत्र है, मतलब इसका जो इलाका है बहुत छोटा है, यानी कि बहुत कम इलाके में आएगा। सीधी सी बात है सिर्फ समुद्र में आ रहा है, तो जिस पर्टिकुलर एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उसी इलाके में आएगा, तो इसका क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। तो उष्ण कटिबंधीय में लिखना ये कम जगह पर आता है या कम क्षेत्र में आता है, या फिर इसका क्षेत्र छोटा होता है। यहाँ कम जगह में आता है या इसका क्षेत्र छोटा होता है। अपनी भाषा में जो आपको समझ आ रहा है वो लिखिए। ये बहुत छोटी सी जगह में आता है, बहुत कम जगह में आता है, ठीक है। इसका क्षेत्र छोटा होता है या ये कम जगह में आता है। नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय में लिखिएगा यहाँ केवल समुद्र में आता है, यहाँ केवल समुद्र में आता है।
ये ऐसे पॉइंट है जो आपको एक नंबर दिला भी सकते हैं, एक नंबर खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय कौन से इलाके में आता है, समुद्र या स्थलीय। जिसको पता नहीं है वो क्या लगाएगा, वो शायद स्थलीय लगा दे, क्योंकि वो ऐसा सोचेगा ना, अरे मैंने अभी न्यूज में सुना है कि उड़ीसा में बहुत ज्यादा हानि हुई है, तो इसका मतलब उड़ीसा तो एक स्थल मार्ग है, जलीय मार्ग तो है नहीं, तो वो क्या कहेगा, स्थल में आता है। बट अब आपको पता चल गया कि ये होता तो समुद्र में, लेकिन हानि कहाँ पहुंचाता है, स्थल में पहुंचाता है। तो ये कहाँ पैदा होता है, समुद्र में, और तट पर लगते ही ये खत्म हो जाता है। जिसने नहीं लिखा है ये भी लिख लो, तट से टकराते ही यह खत्म हो जाता है, तट से टकराते ही यह खत्म हो जाता है। यहाँ केवल समुद्र में पैदा होता है और तट से टकराते ही यह खत्म हो जाता है, तट से टकराते ही यह खत्म हो जाता है। अब शीतोष्ण में लिखिएगा, यह बहुत बड़े इलाके में आता है। शीतोष्ण का क्षेत्रफल बड़ा है, ठीक है, तो लिखिएगा यह बहुत बड़े इलाके में आता है, यह बहुत बड़े इलाके में आता है, यह बहुत बड़े इलाके में आता है। और नेक्स्ट, यह समुद्र और स्थल दोनों में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यह स्थल प्लस समुद्र दोनों में आता है। तो इसी से आप समझ गए होंगे कि इसका क्षेत्र ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। अब वो तो किसी सिर्फ समुद्र में आता है, समुद्र के ही इलाके को घेर रहा है, ये समुद्र के साथ साथ स्थल को भी घेर रहा है, ये स्थल में भी आएगा समुद्र में भी आएगा, तो इसका इलाका थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। यह समुद्र और स्थल दोनों में आता है, यह समुद्र और स्थल दोनों में आता है, यह समुद्र और स्थल दोनों में आता है, जिसकी वजह से इसका इलाका बहुत बड़ा होगा, ब्रॉड होगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय में को इसका आकार बड़ा होता है, ये आता तो कम इलाके में, लेकिन इसका आकार बड़ा होगा, यानी कि जो ये घूम रहा है ना, ये बहुत बड़ा आकार होगा। तो लिखना उष्णकटिबंधीय में इस चक्रवात का आकार बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा आकार लेकर जाता है, मतलब बहुत बड़ा स्वरूप। ऐसे समझ लो ये हाथी है, हाथी का कितना बड़ा शरीर होता है ना, तो लिखिएगा इसका आकार बहुत बड़ा होता है। लेकिन हाथी सिर्फ जंगलों में होता है, आजकल बाहर हो गया वाणिज्यिक रूप से, बट मैक्सिमम जंगल में मिलता है, तो मतलब उसको क्षेत्र जहां वो रहता है वो कम है, बट उसका आकार बहुत बड़ा है। तो लिखना है इसका आकार बहुत बड़ा होता है। वहीं शीतोष्ण में लिखना है इसका आकार छोटा होता है, ये इसका आकार कुछ इसी इलाके में रहकर सिमट जाता है, बस ऐसे घूमता रहता है इसी बीच में, खत्म हो जाता है। तो लिखना उष्णकटिबंधीय का आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। कंफ्यूजन मत करना, इसका क्षेत्रफल कम है लेकिन आकार बड़ा है, क्षेत्रफल कम है लेकिन आकार बड़ा है, इसका क्षेत्रफल अधिक है लेकिन आकार छोटा है, क्षेत्रफल अधिक है लेकिन आकार छोटा है। लॉजिक यहीं से लगा देना कि ये समुद्र स्थल में मिलता है, तो सीधी सी बात है इसके बाद जगह ज्यादा है लेकिन इसका आकार छोटा है। वही मैंने इसमें क्या समझाया था, हाथी वाला एग्जाम्पल, हाथी रहता है जंगल में लेकिन आकार बहुत बड़ा है, ठीक है ना, आकार बहुत बड़ा है, इसका आकार छोटा है। ही लिखा है उष्णकटिबंधीय में। एक चीज और लिख लीजिएगा, जो इसके आने के पीछे एक और कंडीशन है, कोरियालिस बल का होना। बिना कोरियालिस बल के इसका होना इम्पॉसिबल है। थोड़ा मैं आपको समझा, मैंने कोरियालिस बल ऑलरेडी समझाया है, क्या होता है कोरियालिस बल। कोरियालिस मैंने आपको भूविक्षेपी पवन वाले चैप्टर में समझाया, पर आप जाके मेरी वो क्लास देख लीजिए, भूविक्षेपी पवन किसे कहते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि क्या होता है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल का मतलब होता है ऐसा बल जो पवन की दिशा को मोड़ सकता है, ऐसा बल जो पवन की दिशा को मोड़ सकता है। पवनों का सिंपली जो दिशा होती है कुछ इस प्रकार होती है, पवने ऊपर की तरफ को जाती है ना, इतना तो आपको पता है, पवने जो है धरती से आसमान की तरफ को जाती है, यानी कि वायु में जाती है। लेकिन जो कोरियालिस बल है ना, ये क्या करता है कि ऊपर जाने की जगह इनकी दिशा को राइट साइड मोड़ देता है, अपनी दाहिनी ओर मोड़ देता है, जिससे कभी हवा चलती होगी तो आपको महसूस होता होगा कि हवा बिल्कुल ऐसे लहराते हुए गई है। वैसे नॉर्मली हवा जमीन से ऊपर की तरफ को चलती है, लेकिन हवा ऐसे जो ये तिरछी चलती है ना, तो ये तिरछे चलने के पीछे कौन सा बल काम कर रहा है, कोरियालिस बल। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल ने हमें जमीन के साथ बांध के रखा है, उसी तरह कोरियालिस बल हवा को उसकी दाहिनी तरफ को मोड़ देता है। कोरियालिस बल क्या होता है, दाहिनी तरफ मोड़ देता है। उसी तरह यहाँ पे कोरियालिस बल लग रहा है, फिर ये दाहिनी तरफ मुड़ गया, फिर यहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ गया, यहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ के, इसी वजह से जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये गोल गोल घूमता है। गोल गोल घूमने के पीछे का रीजन क्या है, गोल गोल घूमने के पीछे का रीजन है कोरियालिस बल का होना। अगर कोरियालिस बल नहीं होता, अच्छे से सुन लीजिए, अगर कोरियालिस बल नहीं होता तो जहां पर कोई लो प्रेशर बन रहा था और पवने आ रही थी, जहां लो प्रेशर बन रहा था और पवने आ रही थी, यहाँ से पवने डायरेक्ट ऊपर चली जाती और कभी भी कोई चक्रवात बनता ही नहीं, क्योंकि पवने आती ऊपर चल जाती, पवने आती ऊपर चल जाती। लेकिन 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 कोरियालिस बल ने क्या करा, जैसे ही यहाँ पे पवने आई, पवने ऊपर को जा रही थी, उसने ऐसे घुमा दिया, फिर इसको यहाँ से घुमाया, फिर यहाँ से घुमाया, क्योंकि वो हर एंगल में राइट साइड घुमा रहा है, राइट साइड घुमा रहा है, राइट साइड घुमा, और इसी तरह क्लॉक वाइज करते 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 एक गोल आकार बनता है, जिसकी तरह
जिससे ये इस प्रकार का चक्रवात का निर्माण होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? कोरियालिस बल का मिलना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये कोरियालिस बल कहां पर मिलता है? उष्णकटिबंधीय इलाके में, लेकिन एक जगह है जहां ये नहीं मिलता है। उष्णकटिबंधीय का इलाका ये होता है, मैंने आपको बताया था ना, बट जो ये 0 डिग्री का इलाका है ना, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ, जिसके पास मैप है उसमें भी देख सकते हो, 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण का जो ये इलाका होता है, ये जो ये मोटा सा इलाका है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये जो ये मोटा सा इलाका है, इस इलाके में कोरियालिस बल नहीं मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। पहला आप लिख लिया, पहले आप ये लिख लिया कंडीशन में कि कोरियालिस बल का होना, पहले कंडीशन में लिखिए कोरियालिस बल का होना, कंडीशन में लिखिएगा कोरियालिस बल का मिलना उष्णकटिबंधीय में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय में लिखना कोरियालिस बल का मिलना, लिखना कोरियालिस बल, यह बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध, थोड़ा सा समझना, ठीक है, यह बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में, यह बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मोड़ देता है। यह बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मोड़ देता है, जिससे गोलाकार चक्रवात का निर्माण होता है, ठीक है। यह बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाहिनी तरफ मोड़ देता है, यह बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाहिनी तरफ मोड़ देता है, जिससे गोलाकार चक्रवात का निर्माण होता है, जिससे गोलाकार चक्रवात का निर्माण होता है, जिससे गोलाकार चक्रवात का निर्माण होता है। यह बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाहिनी तरफ मोड़ देता है, जिससे गोलाकार चक्रवात का निर्माण होता है। वहीं ये बल दक्षिण में पवनों को बाईं तरफ मोड़ता है, यहां पर पवनों को बाईं तरफ मोड़ेगा, वही ये बल दक्षिण में पवनों को बाईं तरफ मोड़ता है। वहीं ये बल पवनों को दक्षिण में, वहीं ये बल दक्षिण में पवनों को बाईं ओर मोड़ देता है, वहीं ये बल पवनों को दक्षिण में बाईं ओर मोड़ देता है। ये सॉरी, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, बाईं मतलब यहां से ऐसा मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर मोड़ देता है, दक्षिण में बाईं ओर और उत्तर में दाहिनी ओर मोड़ देता है। फिर नेक्स्ट लिखेगा परंतु यहां बल भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य में नहीं मिलता है। परंतु यहां बल 0 से 5 डिग्री के मध्य में नहीं मिलता है, या फिर भूमध्य रेखा में नहीं मिलता है, ग्रीनविच रेखा में नहीं मिलता है, परंतु यहाँ बल 0 से 5 डिग्री के मध्य में नहीं मिलता है, जिससे यहाँ कोई भी चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। बिना इसके चक्रवात बन ही नहीं सकता, जिससे इस इलाके में कोई चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। यहाँ बल 0 से 5 डिग्री में नहीं मिलता है, जिससे यहाँ पर कोई भी चक्रवात का निर्माण नहीं होता है, जिससे यहाँ कोई भी चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। ठीक हो गया। तो कोरियालिस बल का भी ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। तो लिखना उष्णकटिबंधीय में इसकी तीव्रता अधिक होती है, इसकी तीव्रता अधिक होती है। शीतोष्ण में लिख लिया आपने, उष्ण में आकार बड़ा होता है, शीतोष्ण में आकार छोटा होता है। शीतोष्ण में लिखो इसका आकार छोटा होता है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है लेकिन आकार छोटा होता है। शीतोष्ण में लिखना आकार छोटा होता है। अब उष्ण में लिखो इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, इसकी तीव्रता बहुत तेज होती है। तीव्रता तेज होती है तभी तो तेज तूफान आता है, तेज तूफान आता है तभी तो जनधन की हानि होती है। तो लिखना इसकी तीव्रता तेज होती है। वहीं शीतोष्ण में लिखना इसकी तीव्रता कम होती है, इसकी तीव्रता कम होती है। शीतोष्ण में लिखना तीव्रता कम होती है, उष्ण में लिखना तीव्रता बहुत अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय में लिखना, उष्णकटिबंधीय में लिखना यह विनाशकारी तूफान लाता है, यह बहुत विनाशकारी होता है। ऐसा लिखो यह विनाशकारी होता है, यह विनाशकारी होता है। विनाशकारी मतलब समझाया, यह विनाशकारी होता है, यहाँ विनाशकारी नहीं होता है। विनाशकारी होता है, यहाँ विनाशकारी नहीं होता है। विनाशकारी होता है, विनाशकारी नहीं होता है। नेक्स्ट लिखो उष्णकटिबंधीय में। अच्छा, उष्णकटिबंधीय में ना एक चीज होती है चक्षु। चक्षु मतलब उष्णकटिबंधीय की आंख। आंख का मतलब होता है मध्य का इलाका, जो बीच का केंद्र होता है ना। अच्छा, जब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा, इसके साथ साथ जब ये चक्रवात ऊपर जाते हैं ना, तो ये पवने जो है ये किनारे से, मैंने आपको बताया था, ये
जो ऊष्मा, जो भाप आ रही है, ये भाप ऊपर चढ़ रही, भाप से क्या बनता है मुझे एक बात बताओ। जब समुन्द्र गर्म होगा, भाप उभरेगी, उभरने से ही ऊपर जाएगी, तो उससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, इतना तो पता ही होगा। अब ये बार बार आ रही है पवने, भाप बन के ऊपर जा रही है, तो ये यहाँ पर क्या बनाती है, बादल बनाती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। चक्रवात के साथ साथ बारिश भी होती है, क्योंकि चक्रवात अपना अलग रोल निभा रहा है, चक्रवात अलग बन रहा है, और वहीं सूर्य के तापमान की वजह से ये बार बार जो है भाप बनती जा रही, भाप बनती जा रही है, जो लगातार बादलों का निर्माण करती है, जिससे वर्षा शुरू हो जाती है। तो वर्षा सब जगह होती है, लेकिन ये जो चक्रवात है ना, चक्रवात का जो ये बीच वाला इलाका होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं चक्रवात की आंख। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख या चक्षु। ये वो इलाका है जहां पर को वर्षा नहीं होती है। हर इलाके में वर्षा होगी, चक्रवात के आईने आगे पीछे हर जगह होगी, बट केंद्र में वर्षा नहीं होती है। तो लिखना, तो इस चक्रवात के चक्षु या आंख में वर्षा नहीं होती है। इस चक्रवात के चक्षु या आंख या केंद्र, इस चक्रवात के चक्षु या आंख या केंद्र, इस चक्रवात के चक्षु या आंख या केंद्र में वर्षा नहीं होती है। इसकी चक्षु आंख या केंद्र में वर्षा नहीं होती है, वहीं इसमें भी वर्षा होती है। ये जब एक दूसरे पवनों को ऊपर की तरफ को उठाते हैं ना, तो ये भी वर्षा लाते हैं। इसमें लिखना है इसके केंद्र में वर्षा होती है। इसके केंद्र में वर्षा नहीं होती है, लेकिन शीतोष्ण के केंद्र में वर्षा होती है, के केंद्र में वर्षा होती है। अब लिखना है इसका आकार ओ आकार का होता है, यहाँ ओ आकार का होता है, लिखना 0। मैंने आपको बताया ना कैसे ये गोल गोल घूमता है, यहाँ ओ आकार का होता है, यहाँ वी आकार का होता है, यहाँ ओ आकार का होता है, यहाँ वी आकार का होता है। ये ओ आकार का होगा, ये वी आकार का होगा। अब हवा की तीव्रता लिखना, इसमें लिखना 250 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा तेज चल रही है ना, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से इसमें हवा चलती है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 से 80 प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से चलती है, ठीक है ना। इसका ज्यादा, इसमें तीव्र गति से चाहिए 250 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनमें 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या है, हवाएं चलती हैं दोनों में, ठीक है। ये लिख लो फटाफट से, लिख लिया। अब यहीं पर को आपका कंप्लीट होता है चक्रवात वाला चैप्टर। अच्छा, अभी इसमें मुझे आपको ये भी बताना है कि जो चक्रवात के नाम पढ़ते हैं, ये कौन देता है, कैसे नाम पढ़ते हैं, कौन कौन से देश हैं जो ये नाम देते हैं, ये हम कल के उसमें देखेंगे। आज की क्लास में कैसा लगा जरूर बताना, मजा आया या नहीं ये भी बताना, और मजा आता है तो क्या करना है आपको, यस, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ। बहुत से बच्चे आप लोग सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं, बेल आइकन नहीं दबाते, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का कुछ पता नहीं चलता है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये ना लाइन वाइज चल रही है, मतलब कि एक के बाद एक, स्टार्टिंग टू एंड की तरफ को चल रही है। जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, बीच की सीढ़ी में कदम रखेंगे, तो आपको गिरने की संभावना ज्यादा है कि नहीं है। आप किसी माले पे चल रहे हैं, बीच में जाके कदम रखेंगे, तो नीचे की सीढ़ियां तो आपने चढ़ी नहीं, गिर सकते हो ना। तो एक एक स्टेप चलोगे, तब जाके ही आपको आराम से पहुंच पाओगे अपनी मंजिल में। तो बस ये भी एक एक स्टेप करके आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको रोजाना की वीडियो देखेंगे, रोजाना की क्लास अटेंड करेंगे, तब जाकर आपको आगे सब, आज आपने आज देखा, फिर 5-6 दिन बाद देखी, फिर 7-8 दिन बाद देखी क्लास, तो ऐसे तो आपको बीच का बहुत सा पार्ट आपने छोड़ दिया ना, तो कुछ समझ नहीं आया, कुछ फायदा नहीं है। अब फिर आप लोग कहेंगे मैंने पढ़ा था फिर मैं पास की, ये रीजन है। जो कंसिस्टेंसी है ना, उसको बरकरार रखना है, पढ़ते रहना है, रिवीजन करना है। तो क्लास को रोजाना देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं डेली के क्लास का अपडेट देती हूँ। और साथ ही मैंने आपसे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन भी उसमें दिए हैं, ताकि आप रोज करंट अफेयर्स की उसमें प्रैक्टिस कर सकें। और साथ ही आपके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने अपने अबाउट में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर चेक कर सकते हैं। या आप नॉर्मली टेलीग्राम में स्टडी धावक लिखेंगे, तो हमारे लोगों के साथ जो चैनल आएगा उसे जाकर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। रोजाना क्लास को देखते जाइए, रिवीजन करते जाइए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।